हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है हार्डी-वेनबर्ग लॉ या हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। तीनों नाम से ही जानते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमेशा ही क्वेश्चन आते रहते हैं फ्रिक्वेंटली, ठीक है। इसे छोड़ना नहीं है और इसे अच्छी तरह से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट आप सबके लिए, अगर आप सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल हैं। आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल पता कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर भी हैं, चाहे तो कॉल करें चाहे तो मैसेज कर लें, ठीक है। नाउ हार्डी वेनबर्ग लॉ बहुत ही सिंपल है। ये दो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, उसमें से एक फिजिशियन थे और एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है ना। हार्डी और वेनबर्ग। हार्डी जो है मैथमेटिशियन थे और ये फिजिशियन थे। एक जर्मनी से थे, ठीक है, एक ब्रिटेन से थे ना। उससे ज़्यादा मतलब नहीं है हमें, ये लॉ बोलता क्या है उससे मतलब है, और इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें देखना है। उसके लिए पहले लॉ देखने के बाद, लॉ तो दो चार लाइन में खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका एप्लीकेशन आपको क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो हम लोग पिछले सी एस आई नेट के कुछ क्वेश्चन हमने ले रखे हैं। अगर इन सारे क्वेश्चन को आप कर लें, 7 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमने वेराइटी सारे कवर कर रखे हैं। इन सारे वेराइटी के क्वेश्चन को कर लें तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लोग बैकग्राउंड बना लें, थोड़ा बेस बना लें, सो दैट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। ये क्या बोलता है लॉ? इन ए लार्ज random mating population, the proportion of dominant and recessive genes present tend to remain constant from generation to generation unless outside forces act to change। मतलब किसी लार्ज पॉपुलेशन में जो रैंडमली मेट कर रही है, डोमिनेंट और रिसेसिव जीन का जो प्रोपोर्शन है जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है कांस्टेंट रहता है। कब तक? उसके लिए कंडीशन है। ये कंडीशन क्या है हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है, अनलेस आउटसाइड फोर्सेस एक्ट टू चेंज, ठीक है। और यही जो फोर्सेस हैं ये हार्डी वेनबर्ग के एजम्पशंस में आते हैं। तो एजम्पशंस क्या है, क्या क्या होने चाहिए, व्हाट आर द एजम्पशंस? तो एजम्पशंस में है पहला कि पॉपुलेशन का जो साइज है वो लार्ज होना चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन साइज, स्मॉल पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बोलता है उसमें कोई सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, नो सिलेक्शन, ठीक है। ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन में कुछ वाइट भी हैं कुछ ब्लैक भी हैं, तो ब्लैक का जो मेट है, मेटिंग है, ब्लैक के साथ ही हो रहा है, व्हाइट के साथ नहीं हो रहा है, व्हाइट का सिर्फ व्हाइट के साथ, ये रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा जो है पॉपुलेशन जो है क्लोज होना चाहिए, मतलब नो ई माइग्रेशन, नो इम माइग्रेशन। क्लोज्ड पॉपुलेशन हमने देखा था, ऐसा पॉपुलेशन जहां से लोग बाहर नहीं जा सकते और नहीं बाहर से कोई अंदर आ सकता है, उसे हम बोलेंगे क्लोज पॉपुलेशन, ठीक है। साथ ही जो अगला कंडीशन है नो म्यूटेशन, अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो वहां पे आप हार्डी वेनबर्ग लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसका बहुत इमेंस एप्लीकेशन है रियल वर्ल्ड में, ठीक है। जैसे आप देखिए, कोई एक ऐसा प्लांट लगाया गया है कहीं पे, फैक्ट्री, जिससे रेडिएशन आती है बाहर। अब उस रेडिएशन का आम लोगों पे जो अगल बगल में रहते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनमें कितना म्यूटेशन आ रहा है, आप इस लॉ से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो फैमिली है, एक कपल है, वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली है, ठीक है। तो उसमें ये कितने चांसेस हैं कि डिफेक्टिव होगा, ये सारी चीज़ आप हार्डी वेनबर्ग लॉ से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो एप्लीकेशन है, हमारा फोकस मेन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे रहेगा, ठीक है। अब एक हम बहुत सिंपल से एग्जांपल देखते हैं। ये चार एजम्पशन आप याद रखिएगा, लार्ज पॉपुलेशन साइज, रैंडम मेटिंग, पॉपुलेशन जो है क्लोज होनी चाहिए, और नो म्यूटेशन। अब अगर कहीं पे अ, हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक पॉपुलेशन साइज है जिसमें ऐसे करके 10 जीन्स प्रेजेंट है, टी 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 टी, डोमिनेंट वाले 4 जीन है,
जो हेट्रोजाइगस हैं वो 4 हैं और रिसेसिव जो है होमोजाइगस वो 2 हैं। तो अगर हम इनकी बात करें, जो होमोजाइगस डोमिनेंट है, इसमें कितने एलील हो गए? इसमें हो गए 2, 2, 4, 2, 6, 8। और अगर हम केवल टी की बात करें, एलील टी की संख्या कितनी है? कुछ 8, 2, 10, 8, 4, 12, 12 होगी। ठीक है। और स्मॉल टी की बात करें तो उसकी संख्या कितनी है? 4, 4, 8, 8 है। टोटल एलील्स कितने हैं? जीन्स तो 10 हैं, एलील्स कितने हो जाएंगे? 20। ठीक है। अगर आपको अब बोले कि आप फ्रीक्वेंसी निकालिए, किसके? फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल टी, इस एलील की फ्रीक्वेंसी निकालें। मान लीजिए हम इसे पी मानते हैं, लेट इट इज पी। ये कैसे निकलेगा? पहले आप टी काउंट करेंगे, टी हमने काउंट कर रखा है ऑलरेडी, 12 है। और टोटल एलील कितने हैं? 20। तो 12 को अगर 20 से डिवाइड कर दें तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। ठीक है। कितना होगा? 4 तिया 12, 4 पचे 20, 5 36, 0.6। ठीक है, 0.6। अगर ये परसेंटेज में निकालना होता तो कैसे निकालते? आप जानते हैं, ये याद रखिएगा, अगर कोई डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल वैल्यू है, उसको परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये हो जाता है 60%। ठीक है। और अगर परसेंटेज दिया रहता 60%, उसे डेसिमल में लिखना होता तो आप उसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका डेसिमल में। क्लियर? ये याद रखेंगे, आगे भूलना नहीं है, आपको काम आने वाला है। तो हमने क्या देखा? जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल टी कितने हैं? 0.6। उसी तरह फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल टी आप निकालें तो क्या होगा? इसे आप मान लीजिए क्यू, क्योंकि लोग लॉ में ऐसे ही देखते हैं, अक्सर देखना है। ये कितना आएगा? ये 8 है और अपॉन 20, तो 4 दूना 8, 4 पचे 20, 5 चौके 0.4। आप एक चीज देख रहे हैं ना, अगर आप p प्लस क्यू को मिला दें तो टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी 0.6 प्लस 0.4। टोटल पॉपुलेशन कितनी? 1। परसेंटेज में बोलते कितना हो जाएगा? 60% प्लस 40%, मतलब पूरा का पूरा 100 पॉपुलेशन जो है कवर हो गया। यहाँ से आपको क्या है, एक देखने को मिलता है, p प्लस क्यू इक्वल टू 1। क्लियर? ठीक है। अगर इसे थोड़ा ट्विस्ट कर दें कि अच्छा ऐसा था, मान लीजिए अगर ये हेटेरोजाइगस होता, उसमें हम लोग ये करवाते तो कैसे होता? तो चलिए हम उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए एक जो पॉपुलेशन है वो ऐसा कुछ है, दो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन लेते हैं पूरे एक्सप्लेनेशन के लिए। ये तो हमने देख लिया कैसे निकालेंगे, एलिलिक फ्रीक्वेंसी। एलिलिक फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ एलिल्स को टोटल नंबर ऑफ एलिल्स से डिवाइड कर देंगे तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी आपकी। अब इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, सो दैट हम लोग क्लियरली पूरा देख पाए। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ। ठीक है। अगर हम दो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन की बात करें जिसमें एक सिंगल जीन है, एक है ए और दूसरे में है स्मॉल स्मॉल। ठीक है। अब एलील की बात करें तो क्या होगा? एलील तो होगा, या तो कैपिटल ए होगा या तो स्मॉल ए होगा, एलील यही दो है। अब सारे फैक्टर, सारे एजम्पशन लागू हो रहे हैं। एजम्पशन क्या है? ये तब हम इनका मेटिंग दिखा रहे हैं। तो चलिए हम ए को मान लेते हैं यहाँ ए, ये है हमारा पी। ठीक है। और स्मॉल को मान लेते हैं, स्मॉल ए को क्यू। और इसका हमें 100 स्क्वायर की तरह दिखाएं। ये हमारा है ए पी और ये है स्मॉल ए को हमने माना है क्यू। अब देखिए, अगर इसका इसके साथ मीटिंग होगा तो क्या आएगा? कैपिटल ए कैपिटल ए। क्या हम इसे पी स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, पी इंटू पी, पी स्क्वायर। ठीक है। ये क्या आएगा? कैपिटल ए स्मॉल ए। इसे हम क्या लिखेंगे? एक पी एक क्यू, पी और एक क्यू। ये क्या आएगा आपका? कैपिटल ए स्मॉल ए, इसे भी आप लिख सकते हैं पी क्यू। और ये क्या आएगा आपका? ए ए। ठीक है, मतलब इसे आप लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर है ना, क्योंकि हमने कैपिटल ए को माना है पी और स्मॉल ए को माना है क्यू। अब देखिए, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए जीनोटाइप आपको क्या देखने को मिल रहा है? आपको देखने को मिल रहे हैं डबल ए कैपिटल में डोमिनेंट। दूसरा मिल रहा है आपको हेट्रोजाइगस कैपिटल ए स्मॉल ए। ये दो मिल रहे हैं यहाँ पे, एक और दो। ठीक है।
और एक तीसरा मिल रहा है रिसेसिव होमोजाइगस में, तो ए ये कितना है? एक ही है। अब इन तीनों का अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें, ये कितना था? ये था पी स्क्वायर, ये कितना था? 2pq, और ये कितना था? क्यू स्क्वायर। जब इनका फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, इनको सबको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो क्योंकि ये पूरा पॉपुलेशन है, ये मिलके कितना होगा? 1 होगा। ठीक है। अब ये यहाँ पे एक मेन चीज है, ये जो है मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता होगा कि पार्ट ए में तो पढ़ना ही पड़ता है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ ए और बी के बदले पी और क्यू लिखते हैं, तो हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ये बराबर किसके है? 1 के। ठीक है, मतलब इससे भी आपको क्या मिल गया? 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो आपको क्या मिल गया? पी प्लस क्यू इक्वल टू 1। अगेन वही चीज आपको मिल गई। ठीक है, 1 का स्क्वायर करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही रहेगा, ए प्लस पी प्लस क्यू का। ठीक है, मतलब एक जनरेशन के बाद भी पी प्लस क्यू जो है 1 ही रहा। अब इसमें आपका एलिलिक फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालनी पड़े, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील कैसे काउंट करेंगे? मान लीजिए बीच में ना कुछ चीज़ें जो है, अगर आपको नहीं ये क्लियर हो, तो ज़्यादा मैथमेटिक्स में जाएंगे तो क्लियर हो जाएगी, लेकिन एग्जाम के पर्पज से आपको बस इतना समझ में आना चाहिए निकालेंगे कैसे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इक्वल टू कैसे निकलेगा? अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ निकालेंगे, तो ए तो इस वाले में पूरा का पूरा ए ही है, तो ये है पी स्क्वायर प्लस ए इसमें एक है और इसमें भी एक है, मतलब दोनों में ही है, लेकिन कितने कितने टाइम से? आधे टाइम से। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर 2pq है, इसमें से आधा कर दें, तो आपका ए निकल जाएगा। बिल्कुल कर सकते हैं। तो इससे क्या मिला आपका? ये और ये कट गया, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू। अब देखिए, इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, अगर पी कांस्टेंट निकाल लें, बाहर पी कॉमन निकाल लें, कांस्टेंट नहीं कॉमन निकाल लें, तो इसमें क्या बचेगा? पी, और इसमें बच जाएगा क्यू। और हम लोग शुरू से ही जानते हैं पी प्लस क्यू हमेशा 1 होता है, तो पी इंटू 1 इक्वल टू पी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया आपका? पी आ गया। कौन सा? ए की फ्रीक्वेंसी। उस तरह फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए अगर हम निकालें, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए, तो पहले आपको देखना पड़ेगा स्मॉल ए कितने टाइम से आया है। स्मॉल ए आपका एक टाइम से आया है, इसमें क्यू स्क्वायर में पूरा का पूरा ही ए है, तो आप इसको तो पूरा ले सकते हैं क्यू स्क्वायर। स्मॉल ए इसमें भी है, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, और ये पूरा जो है ए 2 बार आया है, और उसमें से आधे टाइम्स ए है। तो ठीक उसी की तरह 2pq में से आधे टाइम जो है स्मॉल ए आया हुआ है, तो ये आपका कट गया। तब आपका क्या बचता है यहाँ पे? क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू। दोनों में क्यू जो है हमारा कॉमन है, तो अगर आप कॉमन निकाल लें क्यू को, इसमें से क्या बचा? क्यू, और इसमें से क्या बच गया? पी। प्लस तो कॉम्पिटेटिव होता है, आप जानते ही हैं, तो आप उसे क्यू प्लस पी लिखे या पी प्लस क्यू लिखे, बात एक ही है। तो वहाँ क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो क्यू इंटू 1, ये क्या आ गया? क्यू। ठीक है, आप देख रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई? क्यू। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आई थी? पी। और हम जानते हैं पी प्लस क्यू जो है 1 होता है। क्लियर? अब इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन जो है बड़ा होता जाएगा। आपको उतना नहीं करना है, बस इतना याद रखना है हार्डी-वेनबर्ग का लॉ क्या बोलता है और उसके एजम्पशंस क्या है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे, ये न्यूमेरिकल जो पार्ट है वो आपका क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसेंशियल फॉर ए पॉपुलेशन टू बी इन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। अब क्या बोलेंगे? हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में रैंडम मैटिंग होनी चाहिए, यस होनी चाहिए, नो म्यूटेशन होना चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द हार्डी-वेनबर्ग लॉ एट बेस्ट।
ठीक है, सबसे ज़्यादा अच्छे से इसमें से कौन डिस्क्राइब कर रहा है? इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड एलील फ्रीक्वेंसी मैथमेटिकली। इम्पॉसिबल लिखा जबकि ये पॉसिबल है, किसकी हेल्प से? हार्डी-वेनबर्ग से। इन लार्ज पॉपुलेशन डोमिनेंट एलील्स बिकम मोर प्रिवेलेंट। नहीं, ये गलत है, हार्डी-वेनबर्ग भी जानते हैं। आफ्टर जनरेशन टू जनरेशन जो है फ्रीक्वेंसी जो है सेम ही रहती है। एलील फ्रीक्वेंसी चेंज ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन लार्ज पॉपुलेशन, ये भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये हार्डी-वेनबर्ग लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए। Mechanism of inheritance in a large population does not change allele frequency in the absence of evolutionary forces। ये बिल्कुल सही है, सबसे अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है तो हमारा ये जो सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये आप जानने के लिए थोड़ा सा हार्डी-वेनबर्ग को हमने ये 2 क्वेश्चन देख लिया। अब ये तीसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, सो दैट आपको इस पे फोकस करना है। ये क्या बोलता है क्वेश्चन में? द फॉलोइंग ब्लड टाइप्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 205 एंग्लो इंडियंस। 205 एंग्लो इंडियन से ये ब्लड सैंपल लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे केवल एम लिखा हुआ है 123, यहाँ एम एन है और यहाँ एन है। तो ये जो एम है ना, ये होमोजाइगस है, डोमिनेंट, और ये एन जो है आपका ये है, और ये तो आपका हेट्रोजाइगस हो गया, ठीक है। तो ये आप समझ लेंगे। नाउ अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसे सॉल्व करने का ना जो आसान तरीका है, वो आप पहले क्या करिए, इधर लिख दीजिए जीनोटाइप, ठीक है, या फिनोटाइप। जीनोटाइप दिया हुआ है, क्या क्या है आपके पास? आपका है एम, इसे हम एम एम लिखते हैं। एक है आपका एम एन और एक है आपका एन एन, ये 3 है, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, एम एम कितना है? 123, एम एन कितना है? 72, और ये कितना है? 10। टोटल कितने हो गए? अगर हम टोटल निकालें तो टोटल को ऐड कर दें, 72 और 10 82, 82 और 123, 123, ये कितना हो जाएगा? 205, ठीक है। अब आप निकालेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एंड एन, ठीक है, ठीक, जो हमने अभी सॉल्व किया था। अब कैसे करेंगे? जेनेटिक फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है एम की और एन की। देखिए ये 123 है, कितने में? 205 में, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। ये 72 है, कितने में? 205 में, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। उसी तरह तीसरा क्या है? वो 10 है, कितने में? 205 में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। तो डिवाइड करें इसे, अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 205 से 123 को डिवाइड करें, 200 छक 12, एग्जैक्टली 6 टाइम्स में जा रहा है, तो ये आ गया 0.6, ठीक है। ये कितना आएगा? 72 को अगर 205 से डिवाइड करें तो, ठीक है, मैं इसे कैलकुलेटर से कर लेता हूँ सो दैट यहाँ टाइम ज़्यादा ना लगे। ये आ जाएगा आपका 0.3512, और 10 को अगर 205 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा आपका 0.0487, ठीक है। आप ये एक चीज़ देखिएगा, इन सबको जोड़ेंगे ना, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमारा जो पर्पस है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है एम की, तो आप कैसे निकालेंगे? जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एम, तो देखिए एम तो पूरा पूरा यहाँ पे है, यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं है, 0.6 यहाँ लिख देंगे, प्लस ये जो बीच वाला है ना एम एन, उसमें से आधा है, ठीक है। ये कितना होगा आपका? 0.315 का हाफ, जो हमने वहां देखा था, 0.315 का हाफ, ये जो हमने बीच में हाफ किया था,
ठीक है, अब इसे सॉल्व करें कैलकुलेशन करके। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 0.776। ठीक है, अब देखिए आंसर में दोनों 0.776 है, तो आप एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते, आपको एक बार और उस वाले का सॉल्व करना पड़ेगा। उसी तरह जीन फ्रीक्वेंसी अब कैपिटल एन निकालें। ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, वो तो हाँ आपका आया ही है 0.0487 प्लस इसका हाफ, तो ये कैलकुलेशन आपने अभी किया ही था। ठीक है, 0.315 का हाफ, इसे अगर करेंगे तो ये आएगा वो 0.224। आपका आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज आवर आंसर। क्लियर है, अब देखिए इसको ऐड भी करिएगा तो ये 1 आ जाएगा 0.776। ठीक है, और 0.224 100% आ रहा है। क्लियर है ना ये चीज, तो हमारा जो पहले वाले का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। ये क्या बोलता है, among 205 Central Americans, the frequency of M and N alleles were 0.78 and 0.22 respectively. Calculate the percentage of individuals. ठीक है, ये पहले वाले क्वेश्चन से अलग है, इसका कंसेप्ट अलग है। ठीक है, ऑल्दो हार्डी-वेनबर्ग लॉ तो सब में लगेगा। ठीक है, लेकिन ये जो कैलकुलेशन है इसका अलग है। तो आप इसे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ें, समझिए क्या पूछना चाहता है। नाउ 205 सेंट्रल अमेरिकन है, फ्रीक्वेंसी एम और एन की दी हुई 0.78 और 0.22। पूछा जा रहा है परसेंटेज निकालें एम का, एम एन का और एन टाइप ब्लड का। तो यहाँ पे आप पी मान लें किसको, 0.78 को पहले वाले को, और क्यू हो जाएगा कौन सा, अगर इसको पी मानेंगे तो क्यू हो जाएगा आपका 0.22। क्लियर है ना ये चीज, ये हमारा पी हो गया, ये दूसरा क्यू हो गया। हम लोग ये जानते हैं हार्डी-वेनबर्ग लॉ से, पी प्लस क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 0.78 प्लस 0.22 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, ये 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर वहां देखिए ना। नाउ अब इसे सॉल्व करें, आपसे पूछा है एम, एम एन और एन का। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर दें फॉर्मूला में, आपका आंसर आ जाएगा। ये ए है, ये पी है, ये क्यू है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर का, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। तो p के लिए आ गया 0.78 का होल स्क्वायर प्लस 2pq, 2 इंटू 0.78 इंटू 0.22 प्लस क्यू स्क्वायर 0.22 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तीनों का पूछा है, बस आपका चीज आ गया, जो आपको सॉल्व करना था वो चीजें आ गई, बस कैलकुलेशन करना है। इसको मल्टीप्लाई करिए, मैं तो कैलकुलेटर से यहाँ पे कर ले रहा हूँ क्योंकि टाइम अदरवाइज ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा 0.6084, ये हो जाएगा 0.34, 0.3432, और ये हो जाएगा 0.0484। ठीक है, अब क्योंकि परसेंटेज में पूछा है तो हमने आपको बताया था, अगर डेसिमल में दिया हुआ हो तो परसेंटेज में करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो 0.6084 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो सिंपल सा है, पॉइंट डेसिमल पॉइंट जो है 2 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 60.84। उस तरह ये क्या हो जाएगा 34.32, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 4.84। आपको यही देखना है कौन सा आंसर है, 60.84, 34.32, 4.84, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए वो चीज़ आपका काम आया ना, डेसिमल को अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे या परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया इसका, चौथा।
ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये क्या बोला हुआ है? कंसिडर अ सिंगल लोकस विथ 2 एलील्स which are at Hardy-Weinberg equilibrium. If the frequency of one of the homozygous genotype is 0.64, what is the frequency of the heterozygote in the population? ठीक है, अब ये थोड़ा है ना, ये दूसरे कंसेप्ट पे है। क्या बोला है? कंसिडर a single locus with 2 alleles if the frequency of one of the homozygous। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस जीनोटाइप आपका दिया हुआ है, होमोजाइगस। ठीक है, कितना है? 0.64। इसे आप मान लीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस जीनोटाइप। ये कितने होंगे आपके? पी स्क्वायर होंगे, हम लोग जानते हैं वहां से हार्डी-वेनबर्ग लॉ से। अब ये 0.64 है, इसका मतलब अगर पी स्क्वायर 0.64 है तो केवल पी कितना हो जाएगा? तो आप जानते हैं अगर इसे इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाता है, ये नियम है गणित का। इधर आ जाएगा रूट। ठीक है, अब ये 64 है, 8 होता तो 64 होता, 0.64 है तो 0.8 आ जाएगा, तो पी की वैल्यू सीधे आ गई 0.8। अब हमें पूछा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट, ये किसका है? होमोजाइगस का है। तो अगर P प्लस क्यू हार्डी वेनबर्ग के साथ हमारा हार्डी वेनबर्ग के अकॉर्डिंग 1 होता है, P हमने निकाल ली, बचा Q। Q कैसे निकलेगा? Q इक्वल टू 1 माइनस पी, क्योंकि इसको इधर ले आएंगे तो 1 में से आप 0.8 को माइनस कर दें, क्या आ जाएगा? 0.2। ठीक है, अब क्या बोला है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट? ये हेटेरोजाइगोट का है, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसकी 2 होती है। आपने देखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट? फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट क्या होता है आपका? 2pq, हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, 2pq। ठीक है, देखिए ये हेटेरोजाइगोट वाला है, pq को 2 बार करेंगे तो 2pq आएगा। तो इसे अब कैसे करें हम लोग? आपके पास p भी है, आपके पास q भी है, बस उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू पी की वैल्यू है 0.8, क्यू की वैल्यू है 0.2, 8 10 16, 2 9 32, 2 के बाद 0 आएगा 0.32। इट विल बी आवर आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व होगी। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है इन ए सैंपल ऑफ पॉपुलेशन देयर वर 65 individuals with capital BB genotype, 30 individuals with capital B small b और 15 इंडिविजुअल्स हैं BB से। द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी एलील बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे? आप जीनोटाइप पहले लिख लीजिए थोड़ा समझने के लिए। यहाँ पे टाइम की कोई हमें तो है नहीं आपके पास। जीनोटाइप यहाँ लिखिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यहाँ पे लिख दीजिए एलील बी और यहाँ लिख दीजिए एलील स्मॉल बी, क्योंकि 2 ही एलील है आपके पास यहाँ पे। यहाँ बी भी है, यहाँ बी और स्मॉल बी। अब बीबी में कितने इंडिविजुअल्स हैं? क्वेश्चन के हिसाब से बीबी में क्या है? 65, क्योंकि दोनों ही एलील बीबी ही हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 65 इंटू 2 तो एलील बी कितने आ जाएंगे? 130। इसमें स्मॉल बी एलील नहीं है तो 0। अब आप बात करें कैपिटल बी स्मॉल बी की, क्योंकि ये इसके लिए है। कितने हैं? 30 है। इसमें से एलील बी कितना आ जाएगा? 30। एलील बी कितना आ जाएगा? 30, आधा आधा। ठीक है ना। तीसरा जो है स्मॉल बी टोटल कितने इंडिविजुअल दिए हुए? 15। इसमें कैपिटल बी आपका 0 टाइम्स है, जबकि स्मॉल बी 30 टाइम्स हो जाएगा। 15 दूना 30, एक में 2 है।
अब टोटल आप सबका निकालें, टोटल करेंगे तो ये टोटल आएगा 110, 130, 30, 160 और 30, 30, 60। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ बी एलील। तो टोटल एलील जो हो गया, अगर आप जोड़ें तो टोटल एलील है आपका 220, ठीक है ना? 100, टोटल एलील कितने हैं? 220। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल बी कैसे निकलेगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल बी, टोटल कितना है स्मॉल बी? 60। टोटल एलील्स कितने हैं? 220। ये कट गया 0 0, और 22 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 3 6, 2 का 2, 11 33, 11 दूना 22, 11, 0.27 करीब करीब। आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए ये भी कितनी आसानी से सॉल्व होगी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अच्छा एक काम करिए, ये आखिरी क्वेश्चन जो है आप लोग खुद सॉल्व करिए, अभी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और जो आपका आंसर है आप कमेंट करें। ठीक है, अब इतना अगर आप समझ गए होंगे तो आपका हार्डी वेनबर्ग से कोई क्वेश्चन मिस होने वाला नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हमने सारी वेराइटी कवर कर ली, और देखिए ज़्यादा मैथमेटिकल डीप में हम नहीं गए। ठीक है, वो क्योंकि यहाँ पे जो हार्डी है ना, मैथमेटिशियन थे, आपके मेंडल भी मैथमेटिशियन ही थे, तो हम लोग जितना हमारा काम हो सकता है उतना ही से गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे नए वाले आने वाले बैचेज में उनको ज्वाइन करें अगर आपको सी साइट क्लियर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।